हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है मेरे इस चैनल में। और अब हम रूल को आगे बढ़ाते हैं और आज हम लेकर के आगे हैं रूल नंबर 21 से लेकर 25 तक। तो 21 रूल नंबर क्या कहता है, आइए समझते हैं। ये जो रूल कहता है कि ये जो रूल है स्ट्रक्चर पे बेस्ड है। इफ़ प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 और V5 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस शैल और विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। बच्चों, कहने का क्या मतलब हुआ? यदि इसे हम कंडीशनल भी कहते हैं बच्चों, कंडीशनल्स तो 4 कंडीशनल होते हैं, 0 कंडीशनल, फर्स्ट कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल और थर्ड कंडीशनल। अभी हम 0 कंडीशनल को नहीं लिए हैं, अभी हम कंडीशनल नंबर फर्स्ट को लिए हैं, यानी ये शर्त बताएगा, है ना। और देखिए, इफ़ की जगह पे चाहे तो आप इन केस लगा सकते हैं, व्हेन लगा सकते हैं, आफ्टर लगा सकते हैं, बिफोर लगा सकते हैं, अनटिल, अनलेस, एज सून एज लॉन्ग एज या टिल। आप इतना में से कोई भी एक लगा सकते हैं। और यदि ये इसमें ना 2 सेंटेंसेस हैं बच्चों। ये यहाँ से लेकर जो यहाँ तक का सेंटेंस है ये कहलाएगा कंडीशनल सेंटेंस, है ना, यानी कंडीशनल क्लाउज यू कैन से। क्लाउज का मतलब होता है सेंटेंस का एक पार्ट जिसमें एक सब्जेक्ट वर्ब हो लेकिन वो कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा हो। तो यहाँ एक जो क्लाउज बन रहा है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक ये एक सेंटेंस है। यदि हम यहाँ तक फुल स्टॉप करें, क्योंकि देखिए आप तो समझते हैं कि कॉमा से तो पूरे सेंटेंस बनते नहीं हैं। पूरे सेंटेंस बनाने के लिए हमें एक फुल स्टॉप की ज़रूरत होती है, तब जाकर के एक सेंटेंस का निर्माण होता है, एक सेंटेंस बनता है। तो कहने का मतलब है कि यदि यहाँ पे इस तरह के जो भी स्ट्रक्चर्स होंगे उसमें इफ़ वाला कंडीशन में सब्जेक्ट के साथ V1 या V5 लगेगा और दूसरे हिस्से में शैल विल प्लस V1 ज़रूर होना चाहिए। ये दोनों देखिए, यहाँ पे शैल विल V1 होगा तो इस वाली स्थिति में V1 या V5 होगा, और यदि इस स्थिति में V1 V5 होगा तो इधर शैल या विल प्लस V1 होगा। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स मामला है बच्चों, इसे हम और एग्जाम्पल से समझेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। हाँ, ये वाला चीज़ ज़रूर होना चाहिए, यही तो शर्त बताएगा, यही तो कंडीशनल क्लाउज बताएगा बच्चों, यही तो कंडीशनल क्लाउज बताएगा। यही बताएगा कंडीशनल क्लाउज। और ये जो है ना, ये यहाँ से यहाँ, ये है मेन क्लाउज, है ना। मेन यही बात बताना है, बट एक शर्त रख दी गई है, और शर्त वाला सेंटेंस को पहचानने का मूल मंत्र है ये सब: इफ़, इन केस, व्हेन, आफ्टर, बिफोर, अनटिल, अनलेस, एज सून एज लॉन्ग एज और टिल। इतना में से कोई भी एक आएगा तो कंडीशनल सेंटेंस होगा। और कंडीशनल सेंटेंस के इस हिस्से में यदि शैल विल V1 होगा तो इस हिस्से में V1 V5 ही होगा, और कंडीशनल के इस हिस्से में V1 V5 होगा तो इस हिस्से में शैल विल V1 ही होगा। अब तो मैंने इतनी देर लगा दिया बच्चों ताकि आपको हर बात समझ में आए, लेकिन वो तब तक समझ नहीं आएगा जब तक आप एग्जाम्पल नहीं देखेंगे। सो चलिए हम लोग एग्जाम्पल में देखते हैं। मैंने एग्जाम्पल्स लिया है और हमने 2 टाइप से यहाँ क्वेश्चन दिया है। पहला टाइप जो क्वेश्चन है वो है फाइंड एरर, यानी गलती पहचानो, और दूसरा जो टाइप है वो है फिल इन दी ब्लैंक्स। बच्चों, ये थोड़ा सा अटपटा लग रहा होगा, चूँकि अटपटा है ही, लगने की क्या बात है। इफ़ इट विल रेन, यदि बारिश होगी, सी विल टेक एन अम्ब्रेला, तो वो एक अम्ब्रेला ले लेगी। वो बोली थी कि हमको यदि बारिश होगा ना आज तो हम अम्ब्रेला ले लेंगे, है ना। तो बच्चों, इफ़ के साथ जब आप देख रहे हैं कि कोई सब्जेक्ट आया इट, तो इसमें V1 या V5 लगेगा। तो फिर विल क्या करने आया है? ये विल पूरी तरह से गलत है। यहाँ पे इट के साथ V5 लगता है, इसलिए रेन की जगह रेन्स सही होगा। और इस हिस्से में तो विल और V1 लगना ही है बच्चों सब्जेक्ट के साथ। अब देखिए स्ट्रक्चर पे फिट बैठ जाएगा। इफ़ सब्जेक्ट इट, V1 V5 में से इट के साथ V5 लगता है तो रेंस विल पूरी तरह से यहाँ नहीं होना चाहिए, ख़त्म नहीं होना चाहिए इसको।
उसके बाद सब्जेक्ट सी, कॉमा एक आएगा बच्चों, यहाँ कॉमा लिख दिया मैंने। सब्जेक्ट सब्जेक्ट, विल टेक एन अम्ब्रेला, ऑब्जेक्ट हो गया। इस तरीके से दूसरे सेंटेंस को आप देखिए तो आप पाएंगे कि इसमें भी कुछ गड़बड़ी है। यदि वो लेट उठेगी, हाँ इसकी जो हिंदी मीनिंग बनती है ना बच्चों, दोनों फ्यूचर में बनता है। यदि बारिश होती है, नहीं, यदि बारिश होगी तो वो अम्ब्रेला ले लेगी, ये फ्यूचर का बात है, बट कंडीशन है कि बारिश होगी तभी वो अम्ब्रेला लेगी, ऐसे अम्ब्रेला नहीं लेगी, उसका एक शर्त है। अम्ब्रेला नहीं लीजिए, अरे तो भाई बारिश हुआ ही नहीं, मैंने तो बोला था कि बारिश होगी तभी हम अम्ब्रेला लेंगे, है ना। वो यदि लेट उठेगी तो वह बस को मिस कर देगी। तो देखिए बच्चों, इफ़ सब्जेक्ट सी, वेक्स आ गया सी की वजह से V5, वेकअप मतलब होता है जागना, लेट ये तो समय बता रहे एडवर्ब है कि वो यदि लेट उठेगी, कॉमा सब्जेक्ट सी। यहाँ पे बच्चों देखिए सैल और विल में से किसी का प्रयोग नहीं है और यहाँ सीधे V5 लगा दिया गया है जो बिल्कुल गलत है। तो इसकी जगह पे होगा क्या, आइए देखते हैं बच्चों। यहाँ पे विल लगना ज़रूरी है, यहाँ पे विल लगेगा और यहाँ पे V1 क्या लग जाएगा, आप ध्यान से देखिए, लग जाएगा मिस। मिस मतलब छूट जाना, है ना। तो यहाँ पे ये सही हो गया। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है इन चीज़ों का अच्छे से प्रॉपर। यदि तुम हार्डवर्क करोगे, गागेगी, तो क्या हो जाएगा यहाँ, तो वेन के साथ आपको क्या लगाना है, आप देख सकते हैं V1 या V5, तो यू के साथ लगता है V1, तो वर्क का V1 हो गया वर्क। यहाँ पे वर्क का वर्ब डालना था, देखिए यहाँ पे मैंने एरो लगाया है, तो वर्क वर्ब डालना है तो वर्क का हो गया V1 वर्क, और ये ख़त्म हो गया यहाँ से। तो तुम पास हो जाओगे। देखिए दूसरे हिस्से में क्या करना है, सेल या विल लगाना है, तो आपको यू के साथ विल लगाइए और यहाँ पे पास लगा दीजिए। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है जो मैं आपको बता रहा हूँ, इससे खूब सारे एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यदि आपको मेरे हेल्प की ज़रूरत होगी तो मैं वहाँ पे रहूँगा, ये मान लीजिए, हम पीछे नहीं हटेंगे। इफ़ यू नीड, देखो नीड आया है और नीड यहाँ पे वर्ब डालना है, तो क्या करेंगे, इफ़ यू नीड, हो गया, है ना। इफ़ यू नीड माई हेल्प आई शैल बी देयर। आप यहाँ विल भी लगा सकते हैं, मतलब वो कन्फर्म है कि रहेंगे ही रहेंगे, तो यहाँ भी कन्फर्म ही है, ये नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ कन्फर्म नहीं है, बट आई के साथ जनरली हम सेल लगाते हैं, इसलिए सेल लगा दिए बच्चों। तो यहाँ पे सेल भी आ गया। अब सेल क्यों लगाए, आप यहाँ से देख सकते हैं, स्ट्रक्चर को फॉलो करना है ना। देखो यहाँ पे थोड़ा सा मैंने ट्विस्ट कर दिया स्ट्रक्चर में। आप देखो अनटिल वाले स्थिति को हमने उधर लेके चला गया, कंडीशनल क्लाउज ये वाला पूरा उधर लेके चले गए, तो ये V1 V5 के साथ ही उधर जाएगा और वो वाला इधर आएगा, यानी सेल विल के साथ ही इधर आएगा, है ना। आप देख सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पे ध्यान से देखिएगा क्या है, यदि हाँ तुम मेरा इंतज़ार करोगे जब तक मैं वापस नहीं आ जाऊँगा तब तक। तो देखिए अनटिल के साथ क्या लगाना है, देखिए आप ध्यान से, अनटिल के साथ हमको V1 या V5 लगाना है। तो अनटिल के साथ V1 लगाइए ना आई के साथ, तो कहेंगे कि सर इधर तो सेल विल है। अरे भैया वो नहीं है, यहाँ पे ये वाला पूरा हिस्सा, ये वाला पूरा हिस्सा उधर चला गया, तो अपने साथ जो कंडीशन है जो V1 V5 वो तो लेके जाएगा ना, तो आई के साथ V1 लगा दीजिए। ये बात मैं बार बार कह रहा हूँ, फिर से रिपीट करके सुन लेना, है ना। मैं फिर से ऐसे बता दे रहा हूँ आपको, कन्फ्यूजन ना हो। देखो अनटिल के साथ जितने भी है, इनकेस है, इफ़ है, इनकेस है, व्हेन है, आफ्टर है, बिफोर है, अनटिल, अनलेस, एज सुन एज लॉन्ग एज, स्टिल, जो भी एक रहेगा उसके साथ V1 V5 लगेगा, चाहे वो लेफ्ट में रहे राइट में रहे, डजेंट मैटर, है ना, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो चलिए यहाँ पे आई कम बैक हो गया, और इधर में आपको देखिए ये आ गया बिना अनटिल वाला, बिना कोई कंडीशनल जो है कोई ऐसा कंजंक्शन नहीं लगा जो कंडीशन को शो कर रहा है, जैसे ये कंडीशन को शो कर रहा है, बट ऐसा ये तो मेन क्लाउज बन गया, चूँकि ये कंडीशनल हो गया, इधर हो गया कंडीशनल क्लाउज, तो इधर हो गया मेन क्लाउज। और मेन क्लाउज में क्या लगता है, देखिए शैल विल प्लस V1, यू के साथ क्या लगा दीजिए, विल लगा दीजिए, और यहाँ पे वेट कर दीजिए, V1 विल और V1 आ गया। तो इस प्रकार से ये बन जाएगा बच्चों। और
उम्मीद करते हैं ये चीज़ समझ में आया होगा। फिर हम नेक्स्ट रूल में चलते हैं, रूल नंबर 22। इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। बच्चों ये है रूल नंबर 22 और ये है कंडीशनल नंबर 2। ये है कंडीशनल नंबर 2। ये कंडीशनल क्या कहता है, आइए ज़रा समझते हैं। ये कहता है प्रेजेंट का अनरियल सिचुएशन। ये क्या शो करता है, द अनरियल सिचुएशन, या यू कैन से अनफुलफिल्ड डिज़ायर ऑफ पास्ट। पास्ट का एक्सट्रीमली सॉरी आई एम हियर, प्रेजेंट का अनफुलफिल्ड डिज़ायर को शो करता है। यानी वर्तमान में मेरी वो बहुत इच्छा है बट वो पूरा नहीं हुआ है। इच्छा तो है, इच्छा क्या नहीं कहता, अभी मेरा वर्तमान में तो बहुत इच्छा है बट वो पूरा कहाँ हो रहा है। कई ऐसी हमारी डिज़ायर है जो अनफुलफिल्ड रह जाती है, वर्तमान की इच्छा। और यदि वर्तमान की इच्छा कोई अनफुलफिल्ड रह जाए बच्चों, तो ये कंडीशनल काम करता है वहाँ पे। काश, हम बोलते हैं ना, काश ऐसा होता तो वो हो जाता, काश अभी ये रहता तो वो हो जाता, ये सारी चीज़। काश हम लोग के पास भी कार होता तो हम लोग भी आज घूमने के लिए कहीं जाते। ये अभी की सिचुएशन है बच्चों, है ना। तो इसके लिए स्ट्रक्चर क्या होता है, इफ़ सब्जेक्ट बी वर्ब। एक मैं आपको स्पेशल बात बताना चाहूँगा, एक होता है बी वर्ब, जिसको हम बारी बारी से जाने तो इसमें बहुत सारे वर्ब आ जाते हैं, है ना। इसके कई सारे रूप हैं, जैसे हम कहते हैं इज़, हम कहते हैं एम, हम कहते हैं आर, हम कहते हैं वॉज, हम कहते हैं वर, और भी इसके तमाम तरह के और भी वर्ब इसके रूप हैं। आप इसको कह सकते हैं बी खुद भी एक इसमें बी आ जाएगा, फिर बीइंग आ जाएगा, फिर जो है और भी कुछ आ जाएंगे, जैसे मान लेते हैं आपका बीन आ जाएगा। तो ये सबको हम कंबाइंड रूप से बच्चों बी वर्ब कहते हैं। और बी वर्ब में क्या राज है यहाँ पे, तो यदि कोई बी वर्ब आने का बात हो तो सिर्फ उसमें वेयर रूप ही लगेगा। सब्जेक्ट चाहे कुछ भी हो, सब्जेक्ट कोई भी हो, लेकिन हमें सिर्फ वेयर को ही सेलेक्ट करना है यदि बी वर्ब का हमें इस्तेमाल करना है। इफ प्लस सब्जेक्ट बी का कौन सा रूप लगाएंगे बच्चों, वेरी गुड, वेयर रूप लगाएंगे, है ना। तो यहाँ पे इज भी है, एम भी है, आर भी है, वॉज भी है, वर भी है, बी भी है, बीइंग भी है और बिन भी है। आपको थोड़ा सा वर नहीं दिख रहा अच्छे से, आपको मैं अच्छे से दिखला रहा हूँ, है ना। देखो ये है वर, यानी इसको हम वेयर भी पढ़ते हैं बट वर पढ़ना ज़्यादा अच्छा है ना। तो इनमें से देखो ये 1 2 3 4 5 6 7 8, इन 8 में से बी का सिर्फ वर रूप ही लगाएंगे, या यदि हमें बी वर्ब नहीं लगाना हो तब हम V2 लगाएंगे, वर्ब का सेकेंड फॉर्म इफ़ के साथ। इफ़ क्या करता है, कंडीशन बताता है, यदि काश ऐसा होता, है ना। फिर ऑब्जेक्ट, फिर कॉमा और फिर सब्जेक्ट, फिर वुड, फिर V1 और फिर ऑब्जेक्ट। बच्चों इस रूल को हम यदि उलट दें तो क्या हो जाएगा आपको पता है। देखिए इस रूल को हम उलटते हैं आपके सामने, है ना। तो ये वाला पूरा हिस्सा को हम इधर ला रहे हैं, है ना, एक सीक्वेंस में। उस वाले को पूरा को इधर लाते हैं तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट बोलो बोलो, वुड बोलो बोलो, उसको उधर से लाना है इधर, V1 और ऑब्जेक्ट। यहाँ पे एक डिफरेंस आएगा कि यहाँ कॉमा यूज़ नहीं होगा बच्चों, इसलिए यहाँ पे हम लिख देंगे इफ़ बोलो बोलो, इधर वाला बोलो, अब सब्जेक्ट बी का सिर्फ वर रूप, और फिर आ जाएगा कोई अलग वर्ब लेना है तो V2 और फिर ऑब्जेक्ट। बच्चों ऐसे कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, दोनों सेम चीज़ है। अब मैं इसमें एग्जाम्पल भी ले लूँगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, है ना। चलिए आप घबराएं नहीं, ये वाला स्ट्रक्चर और ये वाला स्ट्रक्चर ये दोनों सेम ही बात है। बस हमने क्या कर दिया, इधर वाले पार्ट को इधर लिख दिया और इधर वाले पार्ट को इधर लिख दिया, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, है ना। मीनिंग में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, जो बात बाद में कहना था वो पहले कह दिया और जो पहले कहना था वो बाद में कह दिया, फ़र्क इतना ही है। तो हमने एग्जाम्पल्स लिया है और सबसे पहला जो टाइप है हमारा, सप्लाई द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। यहाँ पे आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब डालना है, और दूसरे नंबर पे जो है फाइंड एरर, यानी एरर फाइंड करना है बच्चों। दो तरह से हमने यहाँ पे भी क्वेश्चंस आपको दिया है। आइए इसी रूल को अपनाते हुए हम इन चीज़ों को बनाते हैं, है ना। आपको थोड़ा सा ये हाउच पॉच जैसी स्थिति लग रही होगी, बट
कोई नहीं, आप थोड़ा इसे मैनेज कर लेना, है ना। देखो यहाँ पे ध्यान से देख रहे होगे तो इफ़ आया, सब्जेक्ट में आई आ गया। बी का हमें कोई रूप लगाना है, लेकिन यहाँ बी नहीं है बच्चों, यहाँ तो अलग वर्ब है। बी मतलब होता है होना, काश ऐसा होता, होने का सेंस नहीं, यहाँ पे जीतने का सेंस है। काश मैं लॉटरी जीतता बच्चों, काश मैं लॉटरी जीतता, तो यहाँ पे बी वर्ब तो है नहीं, तो विन वर्ब है। देखो यहाँ बी वर्ब है, तो इसमें हम कौन सा वर्ब फॉर्म लगा देंगे, V2। तो विन का, देखो यहाँ पे पहले से ऑलरेडी क्या था, विन, तो विन का ना V2 लगा देंगे। देखो विन था ये, WIN विन, अब इसी का V2 लगा देंगे। देखो WON वॉन, बन गया ना इजी, इसी को कहते हैं ये अब देखो इधर में क्या आएगा, फिर से आ गया लॉटरी, आ गया आपका ऑब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट आ गया आई, यहाँ पे कॉमा भी लग जाएगा बच्चों। देखो कॉमा, सब्जेक्ट आई, और इसमें ना बाई लगाना है, बट उड को भूलना नहीं है, उड तो लगेगा बच्चों। कभी कभी आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं, उड की जगह आप सूड भी लगा सकते हैं। कभी कभी, ज़्यादातर उड लगता है, कभी कभी आप कुड भी लगा सकते हैं, और कभी कभी बच्चों आप माइट भी लगा सकते हैं। ये एक्स्ट्रा जानकारी मैंने दे दिया। और यहाँ उड के बाद क्या हो जाएगा, V1 क्या आता है, BUY, बाई, उड के बाद V1, फिर ऑब्जेक्ट, अ बिग हाउस। बच्चों यहाँ पे देखिए आप, इफ़ के बाद बी का वर्ब फॉर्म डालना है, तो बी का सिर्फ क्या आएगा, बी का सिर्फ वेयर रूप ही आएगा, और ये हो जाएगा आपका सही। बी का सिर्फ वर रूप आएगा, है ना, और ये हो जाएगा आपका सही। इफ़ आई वर अ बर्ड, काश मैं एक पक्षी होता तो मैं आसमान में उड़ता। अब देखिए यहाँ पे, यहाँ तक तो हो गया ऑब्जेक्ट तक, अब सब्जेक्ट में क्या आएगा, आई, फिर उड़ आएगा, एक उड़ आना जरूरी है बच्चों। काश मैं एक पक्षी होता तो मैं, यदि मैं पक्षी होता तो मैं आसमान में उड़ता, और यहाँ फ्लाई का V1 डालना है, तो क्या हो जाएगा, फ्लाई का फ्लाई, है ना, ये भी हो गया। अब देखिए फाइंड एरर, यहाँ पे एरर फाइंड करना है। अब यहाँ गलती क्या है ये ढूंढना है, आइए देखते हैं। इफ़ दे इनवाइट मी, अब देखिए ना, इफ़ के बाद जो सब्जेक्ट आएगा मतलब V2 होना चाहिए, तो इनवाइट तो गलत है, यहाँ तो इनवाइटेड होगा, और यह उसके बाद सही है, आई वुड अटेंड देयर पार्टी, काश वो लोग मुझे इन्वाइट करते, यदि वो लोग मुझे इन्वाइट करते तो मैं जाता। कंडीशन है ना, इन्वाइट करते तब ना, इन्वाइट तो करे ही नहीं। इफ़ आई वर द PM ऑफ इंडिया, काश मैं भारत का प्रधानमंत्री होता तो मैं इस देश की गरीबी को दूर कर देता। इरेडिकेट का मतलब होता है कोई भी तरह की चीज़ों को, जो सामाजिक कुरीतियाँ हैं, उन चीज़ों को, गलत चीज़ों को हटाना, है ना। तो मैं भारत की आज़ादी को, भारत की जो कंट्री है, इस कंट्री की जो पॉवर्टी है, जो गरीबी है, उस भारत की गरीबी को ही हटा देता, यानी अमीरी ला देता, है ना। आई विल इरेडिकेट द पॉवर्टी ऑफ दिस कंट्री, काश मैं भारत का प्रधानमंत्री होता तो मैं इस देश की गरीबी को दूर कर देता। बच्चों यहाँ पे आपको क्या गलत नहीं लग रहा, विल, यहाँ तो वुड लगाने का यहाँ पे परमिशन है ना, तो हम यहाँ पे विल नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे, वुड लगाएंगे बच्चों। हो गया नहीं जी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ऐसा होता बट हुआ नहीं है, ऐसा है ना, अभी मेरा इच्छा है बट हुआ नहीं। काश मेरे पास अधिक पैसे होते, हैड जो आ गया ना, वर्ब का सेकंड फॉर्म, हैव का सेकंड फॉर्म हैड होता है बच्चों। इधर तो हिस्से में ठीक है, इधर में ना गड़बड़ लग रहा है, उड है नहीं, V1 है नहीं, तो सबसे पहले क्या करो, ट्रैवल्ड को हटाओ, यहाँ पे एक अलग से ना उड लगाओ, और उड के बाद यहाँ पे कर दो ट्रैवल, है ना। काश मेरे पास अधिक पैसे होते तो मैं दुनिया घूमता, दुनिया का ट्रैवल करता, यात्रा करता, पूरी दुनिया में हम यात्रा करते हैं ना। तो इस तरीके से ये चीज़ है। अब मान लो ये वाला चीज़ आपको थोड़ा समझ नहीं आया, तो हम यहाँ पे एक और एग्जाम्पल लिख रहे हैं। जैसे हम कहें कि जो है, कहें कि ही वुड विन द रेस, वो रेस जीत जाता। देखो क्या कर रहे हैं हम, ये वाला स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट वुड, V1 ऑब्जेक्ट, वो रेस जीत जाता,
इफ काश यानी यदि, ही ट्राइड हार्ड, यदि वो हार्ड कोशिश करता, यदि वो और कोशिश करता तो शायद मैं जीत जाता। ये भी एक चीज़ है। अभी मैं एक दो और एग्जांपल से आपको इससे क्लियर कर रहा हूँ। यदि वो हार्ड कोशिश करता और ज़्यादा कोशिश करता, ऐसे करते हैं ना, इफ़ ही वर्कड हार्ड। अभी सोच रहे हैं कि काश मैं कठिन परिश्रम करता तो मैं रेस जीत जाता, अभी सोच ही रहे हैं, है ना। उसी तरीके से कहें कि सी वुड पास द एग्जामिनेशन, वो परीक्षा पास कर जाती, इफ सी sat in the examination हॉल। यदि वो एग्जामिनेशन हॉल में बैठती तो परीक्षा पास कर जाती। देखिए हमने क्या किया, देखिए ध्यान से, मैं बाकी चीज़ों को मिटा रहा हूँ, जो मुझे बताना है ना वही चीज़ रख रहा हूँ। देखो मैं बस बताना चाह रहा हूँ कि उल्टा यदि हो जाए तो कैसे हम लेंगे, है ना। देखो ये चीज़ आपका जो है, देखो यहाँ पे सब्जेक्ट आ गया सी, वुड आ गया V1, वो परीक्षा पास कर जाती, ऑब्जेक्ट हो गया एग्जामिनेशन। फिर आया इफ़, देखो इफ़, फिर सब्जेक्ट, फिर हमें बी वर्ब नहीं लेना है, हमें सीट वर्ब लेना है। तो सीट का कौन सा फॉर्म आ गया V2। सी सैट इन द एग्जामिनेशन हॉल, काश वो परीक्षा हॉल में बैठी होती तो परीक्षा पास कर जाती, बैठती तो, मैं भी बैठती तो पास कर जाती, वो अभी सोच रही है ऐसा, है ना। यही सब चीज़ें होती है। तो ऐसी ऐसी चीज़ों के लिए हम क्या करते हैं, जैसे हम कहें कि आई वुड बाई अ टॉय फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए खिलौने खरीदता। इफ आई वेंट टू द फेयर या टू द मार्केट, ऐसे। इफ आई वेंट टू मार्केट, काश मैं मार्केट जाता तो मैं तुम्हारे लिए खिलौने खरीदता। तो इस तरह से ये स्ट्रक्चर पे ये सारी चीज़ें बनती हैं। स्क्रीनशॉट कर लीजिए, रूल नंबर 23 लाएंगे बच्चों। आइए हम रूल नंबर 23 देखते हैं। और ये रूल नंबर 23 क्या कहता है, ये थर्ड कंडीशनल कहलाता है। इसका यूज़ करते हैं फॉर अनफुलफिल्ड डिज़ायर ऑफ पास्ट, यानी जो बीत गई और वो हमें इच्छा थी बट पूरी नहीं हुई। जो बात बीत गई, जो टाइम ख़त्म हो गया, उस पास्ट टाइम में हमारी कोई इच्छा थी और पूरी नहीं हुई, इसके लिए हम थर्ड कंडीशनल का यूज़ करते हैं। और ये तीनों ही कंडीशनल बहुत इंपॉर्टेंट है हर पॉइंट ऑफ व्यू से, या वो नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू से हो, या एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हो। इसमें क्या कहता है, ये स्ट्रक्चर ज़रा समझते हैं। ये फुल ये स्ट्रक्चर पे ही बेस्ड है बच्चों, जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ ये स्ट्रक्चर ही है। इस स्ट्रक्चर को हमने दो ढंग से लिया है, कोई इसमें कैसे भी दे सकता है। इफ़ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, कॉमा सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। उसी तरह से कहें तो सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। आप देख सकते हैं ये वाले हिस्से को यहाँ से यहाँ तक हमने यहाँ से यहाँ रख दिया है, कुछ और किया नहीं बच्चों, आप देख सकते हैं। और ये वाला हिस्से को हम यहाँ से यहाँ रख दिए हैं, लेकिन इसमें एक कमी दिख रही है, वो है इफ़ का। आपको भी दिख रहा होगा बच्चों, ध्यान से देखिए, इफ़ का कमी है। तो बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है इफ़ का कमी। तो इफ़ की कमी अब पूरी हो गई। अब हमको कह रहा है यहाँ पे इस इंस्ट्रक्शन कि इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करके ऐसा हुआ होता तो ऐसा हो जाता। अभी पास्ट की बात है, अभी की बात नहीं है।
काश मैं इंस्ट्रक्शंस को अच्छे ढंग से प्रॉपरली मैं समझ जाता तो मैं परीक्षा पास कर जाता। बच्चों ये बात कब बोलेंगे? जब परीक्षा पास नहीं किए, क्योंकि हमें इंस्ट्रक्शन ही नहीं पता हुआ, जो निर्देश उसमें दी हुई थी उसको हमने भली भांति पालन ही नहीं किया। तो इफ़ के साथ आप देखिए क्या है, सब्जेक्ट आई आ गया, इसके बाद हैड और V3 लगाना है, अंडरस्टैंड वर्ब यहाँ पे डालना है। अंडरस्टैंड वर्ब के लिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, हैड अंडरस्टूड, हो गया नहीं जी। इसी तरह से कहें तो मैं परीक्षा पास कर जाता, आई वुड हैव पास्ड द एग्जामिनेशन, है ना, हो गया ये। तो इस प्रकार से ये बन गया। हाँ, तो कह रहा है कि सी डैश हिम फॉर द पार्टी। अब यहाँ पे मान लो वर्ब नहीं है, मैं वर्ब दे दे रहा हूँ इनवाइट, और यहाँ पे मैं वर्ब दे दे रहा हूँ फाइंड, है ना, ऐसा कोई। चलिए अब इसमें भरिए, इसका ठीक उल्टा हो गया। वो उसे पार्टी पे बुलाती, पार्टी के लिए बुलाती कि आओ भाई, यदि उसे नंबर, उसका फ़ोन नंबर मिलता, यानी उसको यदि फ़ोन नंबर पता रहता तो पार्टी के लिए बुलाती। ये कब बात बोलेंगे, जब वो पार्टी के लिए बुलाई नहीं, क्योंकि उसका नंबर पता नहीं था। तो आइए इस नीचे वाले स्ट्रक्चर से इसे हम फिलअप करते हैं। सब्जेक्ट वुड, अपने नीचे वाले और ऊपर वाले कैसे जान गए सर आप? अभी जान सकते हैं सर, देखो ध्यान से। यहाँ इफ़ आ गया, कंडीशनल, जहाँ भी कंडीशनल आ जाएगा हैड और V3 लगेगा, और जहाँ भी कंडीशनल का जो अपोजिट है उसमें वुड हैव V3 लगेगा। बिल्कुल, इसको पास्ट परफेक्ट टेंस भी कहते हैं। देखो ये पास्ट परफेक्ट है, तो यदि अनफुलफिल्ड डिजायर पास्ट की हो तो उसके लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस लगाते हैं, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इफ़ प्लस सब्जेक्ट के बाद हैड V3 लग गया और उधर वुड हैव V3 लग गया, और यहाँ पे क्या उल्टा आ गया, वुड हैव V3 यहाँ लगा दो, वुड हैव, और V3 क्या हो जाएगा, इसका बन जाएगा इनवाइट का V3 बन जाएगा इनवाइटेड, हो गया इजी। यदि वो नंबर उसका मिलता, वो नंबर उसको पता रहता, तो इफ़ वाले कंडीशन में क्या लगाना है, हैड और V3 लगाना है। यहाँ पे हैड लगा दीजिए और यहाँ पे क्या लगा दीजिए, फाइंड का V3, तो आपको पता होगा फाइंड का V3 क्या होगा, फाउंड होगा बच्चों, फाउंड, FOUND, तो हो गया ये। तो इस प्रकार से ये बन गया। अब इस पे हम कुछ एरर आपको देते हैं पहचानने के लिए, तब तक इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो आइए बच्चों हम लोग एरर पहचानते हैं। इफ़ सी वर्कड हार्ड सी वुड हैव पास्ड द एग्जामिनेशन। काश वो कठिन परिश्रम, यदि वो कठिन परिश्रम की होती तो परीक्षा पास कर जाती। अब देखिए यहाँ पे इफ़ के बाद हैड गायब है, तो बच्चों यहाँ पे हैड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। तो यहाँ पे वर्कड गलत है, यहाँ पे क्या होगा, हैड वर्कड होगा, और अब जा कर के ये सही हो गया, है ना, अब जा कर के ये सही हो गया। और उधर वाले हिस्से में आप देख सकते हैं वुड है, हैव है, V3 है, पास्ड और सब कुछ है। और इधर देखिए, इधर वाले दूसरे पे मैंने यहाँ पे दिया है सब्जेक्ट आ गया, और देखो यहाँ विल लग गया, ये गलत हो गया बच्चों। यहाँ क्या होना चाहिए, यहाँ वुड होना चाहिए, है ना, अब ये जा कर के सही हुआ। तो इस प्रकार से ये रूल नंबर 23 है, और इससे आप बहुत सारे एरर एग्जामिनेशन में दिए जाते हैं, और उम्मीद है कि ये सारी चीज़ समझ में आ रही है। मैं रूल नंबर 24 लेके आ रहा हूँ तुरंत, फिर रूल नंबर 25, है ना बच्चों। ये है रूल नंबर 24, और इसमें हम लोग को जानना है डिफरेंस बिटवीन सम एंड एनी। कई लोगों को लगता है सम और एनी सेम चीज़ है, बट इसमें कुछ डिफरेंस होता है ना। चलिए आइए हम लोग पहले मेन बातों को समझें, फिर हम लोग एग्जाम्पल्स भी देखेंगे, है ना। पहले हम लोग मेन बातों को समझ लें, फिर हम लोग एग्जाम्पल्स देख लेंगे, तो चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएगी। देखिए सम का प्रयोग ना अफर्मेटिव सेंटेंस में होता है, जिसमें हाँ का बोध हो, यानी जिसमें नोट नहीं लगा हो। और एनी का जो प्रयोग है वो नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस में होता है। हाँ ध्यान रखेंगे, सब्जेक्ट के बाद यदि वर्ब हो और उसमें नोट नहीं लगा हुआ हो, तो ऐसे सेंटेंस को हम कहते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, है ना। तो उम्मीद है कि आपको अफर्मेटिव और नेगेटिव पहले से ही पता होगा, और क्या होता है इंटरोगेटिव, क्या होता है नेगेटिव, क्या होता है अफर्मेटिव।
तो अफर्मेटिव सेंटेंस जितने भी होते हैं बच्चों उसमें हम सम का प्रयोग करते हैं। जैसे आप देखिए, आई हैव सीन, मैंने देखा है। आप लोगों में से किसी को वहाँ पे देखें हैं, कुछ लोगों को वहाँ पे देखें हैं आप लोगों में से, तो ये आप समझ सकते हैं कौन सा सेंटेंस है, ये अफर्मेटिव है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए हम सम लगाएंगे, एनी, आप देख सकते हैं। तो हम इसके लिए अफर्मेटिव के लिए सम लगाएंगे और निगेटिव के लिए हम एनी लगाएंगे। तो आप देख सकते हैं आई हैव सीन, यहाँ पे अफर्मेटिव है तो क्या लगा देंगे हम, यहाँ पे सम लगा देंगे और ये सही हो जाएगा, है ना। उसी तरह से कहें ही नीड्स, उसे ज़रूरत है, कुछ पैसों की ज़रूरत है उसे, तो अब यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, जैसे मनी आ गया। तो अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे एक चीज़ और, सम का प्रयोग ना सिर्फ सिंगुलर के साथ नहीं होता, कभी भी सम का प्रयोग सिंगुलर नाउन के साथ नहीं होगा। सम का प्रयोग हम प्लूरल नाउन के साथ कर सकते हैं और अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी कर सकते हैं। और एनी का प्रयोग हम सिंगुलर नाउन के साथ कर सकते हैं, प्लूरल नाउन के साथ कर सकते हैं और अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी कर सकते हैं। यानी एनी का प्रयोग हम कभी भी कर सकते हैं, बट कंडीशन है कि वहाँ निगेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव सेंटेंस होना चाहिए। आइए हम देखते हैं ये कौन सा सेंटेंस है बच्चों, आप देखिए ध्यान से, ये है अफर्मेटिव। और अफर्मेटिव में क्या लगाते हैं, सम, तो सम लगा दीजिए। ही नीड्स सम मनी, उसे ना पैसों की ज़रूरत है। और मनी क्या है, ये है हमारा अनकाउंटेबल नाउन। बोले कैसे, आप रुपया में ही तो मनी को गिनते हैं ना। आप मनी को गिनने के लिए कुछ तरीके बनाए, जैसे आपने जिसके गिनने के लिए कुछ तरीका बनाया गया, जैसे कि मान लीजिए हमने पानी को हमें नापना है तो लीटर में मापते हैं, पेट्रोल को मापना है तो लीटर में मापते हैं। तो जिसको हमने माप का एक तरीका बनाया है मेज़रमेंट का, वो क्या होता है, वो अनकाउंटेबल नाउन होता है ना। तो हम इसको मापते हैं, मनी को हम किस में मापते हैं, रुपया में, है ना। इसलिए मनी हो गया अनकाउंटेबल नाउन। इसके में हम सम लगाएं क्योंकि ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस आ गया। कैसे नेगेटिव पता चला, आपको नोट से पता चल गया, है ना। नोट नेगेटिव को बताता है, तो यहाँ पे जाहिर सी बात है, यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, नेगेटिव के लिए हम एनी लगा देंगे। ये डिफरेंस समझना बहुत ज़रूरी है, वरना एग्जामिनेशन में आप कंफ्यूज हो जाएंगे पूरी तरह से। बॉयज़ यहाँ पे प्लूरल नाउन आ गया और प्लूरल के लिए एनी भी लगा सकते हैं और हम सम भी लगा सकते हैं, बट उतना ही नहीं हमें देखना कि अफर्मेटिव सेंटेंस में ना तो नोट है और ना तो क्वेश्चन मार्क है। क्वेश्चन मार्क रहेगा तो वो इंटरोगेटिव हो जाएगा, है ना। या वर्ब पहले आ जाता है, हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाता है, तो वो क्या बन जाता है, वो बन जाता है हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस, है ना। बट यहाँ तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो क्या लगाना है, यहाँ पे सम लगाना है। यानी अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए हम क्या लगाते हैं, सम लगाते हैं। उसी तरह से कहें कि उसे ज़रूरत है अपने बच्चों के लिए कुछ दूध की ज़रूरत है, मतलब थोड़ा, है ना। सी वांट सम मिल्क, यहाँ पे हो जाएगा बच्चों, क्योंकि यहाँ पे अफर्मेटिव सेंटेंस है और जो जो अफर्मेटिव सेंटेंस रहेगा उसमें क्या लगाएंगे, सम लगाएंगे। हैव यू एनी पेन, क्या आपके पास कोई पेन है, कुछ पेन है आपके पास कोई भी, यहाँ पे बच्चों एनी लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गया, है ना। उसी प्रकार से कहें कि मुझे पास हिस्ट्री की कोई बुक है ही नहीं, यानी कि ये फिर से क्या आ गया सेंटेंस, निगेटिव। और निगेटिव सेंटेंस के लिए हम क्या लगाते हैं, यहाँ पे हम लगाते हैं एनी, लग गया एनी। तो बच्चों इंटरोगेटिव के लिए हम यहाँ पे एनी यहाँ पे नेगेटिव है और नेगेटिव के लिए हमने एनी लगा दिया, इंटरोगेटिव के लिए हमने एनी लगा दिया, अफर्मेटिव के लिए सम लगा दिया, अफर्मेटिव के लिए सम लगा दिया, नेगेटिव के लिए हमने एनी लगा दिया, अफर्मेटिव के लिए हम सम लगा दिया, अफर्मेटिव के लिए हम सम लगा दिए। तो अफर्मेटिव के लिए हम सम लगाते हैं और नेगेटिव और इंटरोगेटिव के लिए हम क्या लगाते हैं, हम एनी लगाते हैं। नेगेटिव और इंटरोगेटिव के लिए हम क्या लगाते हैं, एनी, और सम लगाते हैं अफर्मेटिव के लिए। उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया। अब हम आखिरी रूल पे चलते हैं, जो रूल नंबर 25 होगा। सो बने रहिए 25 रूल के लिए। टेक अ स्क्रीनशॉट। बच्चों ये है रूल नंबर 25 और 25 क्या कहता है आइए समझते हैं। कंपाउंड नाउन एक होता है बच्चों, जब दो या दो से अधिक वर्ड मिल करके एक नाउन बनता है तो उसे हम कहते हैं कंपाउंड नाउन। जैसे आप देखिए, डॉटर इन लॉ, मेड सर्वेंट, चीफ मिनिस्टर, सन इन लॉ, कमांडर इन चीफ। बच्चों ये क्या है, दो या दो से अधिक से शब्दों से मिलकर के ये एक शब्द बना है, एक मीनिंग देता है ये, तो इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, कंपाउंड नाउन। दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर के जो नाउन बनते हैं उसे हम क्या कहते हैं, कंपाउंड नाउन। और बच्चों कंपाउंड नाउन जो है उसके रूट वर्ड में यानी मेन वर्ड में ही जो मेन नाउन की तरह काम कर रहा हो उसी में हम प्लूरल बनाते हैं। इससे काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और बच्चे गलत बना देते हैं।
काफ़ी सारे बच्चे इसका प्लुरल ऐसे बनाएंगे, डॉटर इन लॉज। बिल्कुल गलत है ये प्लुरल। कई लोग क्या करते हैं, अंत में ही एस लगाना उचित समझते हैं, जो बिल्कुल गलत है। यहाँ पे डाउटर मेन है, इन लॉ तो उसका विशेषता है ना। इन लॉ तो एक तरह से एडजेक्टिव हो गया। इन लॉ का मतलब होता है मतलब किसी के ससुराल के तरफ का, है ना, ससुर जी के घर के तरफ का। बच्चों डॉटर इन लॉ जो है उसमें मेन वर्ड है डाउटर, और यही एक नाउन है, इसलिए हम डाउटर्स इन लॉ करेंगे, तब जाकर के ये सही प्लुरल होगा। मेड सर्वेंट, सर्वेंट भी है, वो मेड है, नौकरानी है ना। तो सर्वेंट मेन है कि मेड, मेड तो उसकी विशेषता है कि वो फीमेल है ना। तो यहाँ पे मेड तो यहाँ पे एक विशेषता हो गया, ये तो एक एडजेक्टिव की तरह फंक्शन कर रहा है। तो असली जो नाउन है यहाँ पे वो तो सर्वेंट है, तो असली नाउन में ही हम एस लगाएंगे बच्चों, ना कि मेड में लगाएंगे, है ना। चीफ मिनिस्टर, मिनिस्टर की विशेषता है कि वो मेन है, वो हेड है, वो मुख्य है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, चीफ तो चीफ रहने देंगे, बट असली जो नाउन है वो है मिनिस्टर, तो हम यहाँ पे लिख देंगे चीफ मिनिस्टर्स, और ये सही हो जाएगा। सन इन लॉ, अब देखिए बच्चों, सन इन लॉ इसमें क्या है, सन ही मेन है ना, इन लॉ तो उसका विशेषता बता रहा है कि वो ससुराल के तरफ का है ना। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, सन में ही एस लगा देंगे और तब लॉ, सन इन लॉ हो जाएगा। अभी बहुत बच्चे क्या करेंगे, ऐसे एस लगा देंगे, ये एस लगना लगा के ये एस लगाना गलत हो जाएगा, तो हम सन्स इन लॉ करेंगे। उसी तरह से कमांडर इन चीफ, मतलब कमांडर का भी हेड है वो, तो इन चीफ तो यह विशेषता बता रहा है, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, कमांडर में एस लगाइए, कमांडर्स हो जाएगा, चूँकि कमांडर ही मेन है ना, इसलिए हम मेन नाउन कमांडर ही है, और ये तो उसका विशेषता बता रहा है, ये तो एडजेक्टिव की तरफ फंक्शन कर रहा है बच्चों, इसलिए हम क्या कर देंगे, कमांडर में ही हम एस लगाएंगे, तब इसका असली प्लुरल बन पाएगा। आइए हम इसे सेंटेंस में भी एग्जाम्पल समझते हैं, आखिर सेंटेंस में हमें कैसे एरर पहचानने के लिए दिया जाएगा। तो इसको एक स्क्रीनशॉट कीजिए, फिर हम सेंटेंस भी लेकर के आ रहे हैं। बच्चों आइए हम एग्जाम्पल देखते हैं एक सेंटेंस में कि किस प्रकार से इसमें आपसे एरर पूछा जाएगा। माई ब्रदर इन लॉज हु लिव इन मुंबई, मेरे जो ब्रदर इन लॉ है जो मुंबई में रहते हैं, वो मेरे साथ आए हैं यहाँ ठहरने के लिए, यानी मेरे साथ रुकने के लिए आए हैं, यानी वो यहीं पे रुकेंगे कुछ दिनों के लिए, है ना। तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है कि माई ब्रदर इन लॉ में हमको प्लुरल कहाँ बनाना चाहिए, ब्रदर्स इन लॉ करना चाहिए। यहाँ एस लगा हुआ है जो गलत है, यहाँ एस न लग के कहाँ एस लगना चाहिए बच्चों, यहाँ पे, यानी यहाँ ब्रदर्स होना चाहिए। तो इस प्रकार से ये आपका एरर हो गया, है ना। यहाँ पे एस लगना चाहिए, ना कि यहाँ। उसी तरह से चीफ मिनिस्टर, बहुत सारे चीफ मिनिस्टर जो है इस मीटिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए आ रहे हैं। अब देखिए यहाँ चीफ मिनिस्टर में यहाँ एस न लग के, यहाँ मिनिस्टर जो है यही रूट वर्ड है और यहीं पे एस लगना चाहिए बच्चों, है ना। उसी तरह से कहें बहुत सारे जो मुख्यमंत्री हैं यहाँ पे इस मीटिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए आ रहे हैं, तो यहाँ पे चीफ मिनिस्टर्स होना चाहिए, क्योंकि इसमें रूट वर्ड ब्रदर है तो ब्रदर्स होना चाहिए। इसमें रूट वर्ड जो है यानी कि मेन वर्ड जो है मिनिस्टर है तो मिनिस्टर्स होना चाहिए। उसकी जितनी भी सिस्टर इन लॉज हैं वो बहुत ही सुंदर हैं। अब बताइए इसमें सिस्टर इन लॉ में यहाँ पे मेन कौन है, रूट वर्ड कौन है, यहाँ पे सिस्टर है ना, तो यहाँ एस लॉज में नहीं लगना चाहिए, यहाँ पे लगना चाहिए एस सिस्टर में, तो क्या हो जाएगा, सिस्टर्स हो जाएगा। तो आप ध्यान से देख सकते हैं पहले से क्या था इसमें, यहाँ पे हमने सिस्टर, देखे ध्यान से, यहाँ पे एस लगाए थे बच्चों, यहाँ पे नहीं लग करके जो एस है वो यहाँ गलत हो जाएगा, यहाँ रूट वर्ड सिस्टर में लगना चाहिए, तो हो जाएगा सिस्टर्स इन लॉ। इस प्रकार से ये सेंटेंस में ऐसे एरर पूछे जाते हैं कि जो रूट वर्ड है उसमें नहीं लगा करके एस सी एस प्लुरल उसमें नहीं करके कहीं और कर देगा, तो हमें सही जगह पे एस सी एस लगाना है, जो रूट वर्ड है, जो मेन वर्ड है ना। सिस्टर इन लॉ में जो मेन वर्ड है वो सिस्टर है, इसलिए सिस्टर्स इन लॉ होगा। चीफ मिनिस्टर्स में ब्रदर्स इन लॉ में मेन वर्ड है ब्रदर, तो ब्रदर्स में लगेगा एस, ब्रदर में लगेगा एस, है ना, ब्रदर में एस लग जाएगा। चीफ मिनिस्टर में मेन है मिनिस्टर, तो मिनिस्टर में एस लगेगा, चीफ मिनिस्टर्स हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग एरर पहचानते हैं और इस प्रकार से इसका हम इम्प्रूवमेंट भी करते हैं, यानी सेंटेंस को हम सुधारते भी हैं, सेंटेंस को हमने करेक्ट कर दिया है ना। अब इसमें कोई एरर नहीं है।
उम्मीद करते हैं ये सारी चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। यदि मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।